आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो हमने दो टाइप की रिएक्शन देखी थी कि केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन है, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल था एक्चुअली, तो केमिकल रिएक्शन है और इससे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल गई। ठीक है, कोई रिएक्शन करवाई और उससे हमें एनर्जी मिल गई एक्चुअली। ये थी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, जो अपने आप होती हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। दूसरा टाइप का जो रिएक्शन थी वो थी कि हम कोई केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम किसी केमिकल रिएक्शन को करवाएं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स जो अपने आप खुद से हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स जिससे हमें करवाना पड़े किसी चीज़ को। कोई चीज़ अपने आप हो रही है तो उसमें हमें क्या, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को हमें करवाना पड़ रहा है, हमें फोर्स करना पड़ता है, कुछ बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को तो समझ लिया था। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, ये कहाँ काम आता है, क्या यूज होता है इसका, कैसा इसका डायग्राम, कैसे मेथड इसका काम करता है एक्चुअली, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो जो इसका सबसे सिंपलेस्ट जो सेल होता है उसका जो डेमो है वो देखते हैं। यहाँ हमने कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इसको एक सॉल्यूशन से इसकी ही जो जिसकी हमने इलेक्ट्रोड लगाए उसके ही सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया। ठीक है, अब इसमें से केमिकल रिएक्शन हमें करवानी है, खुद अपने आप नहीं होगी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले चलो ठीक है, ये हमने कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, और जो सॉल्यूशन है इनसे रिलेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, तो CuSO4 हमने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होगी केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जो इसमें जो रिएक्शन होगी वो अपने आप तो होगी नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड से हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, दोनों इलेक्ट्रोड को इनमें रिएक्शन हो। अब जैसे ही इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया इस इलेक्ट्रोड को, तो एक पे होगा एनोड, एक पे होगा ऑक्सीडेशन, एक पे होगा रिडक्शन। ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रही है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रही है अपने पास होगा एनोड। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, और इस पे क्या होगा कैथोड। ठीक है, इस पे होगा कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पे जाएंगे। दैट मीन्स ये नेगेटिव से और पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस पे क्या होता है, सिंपल वही जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, तो वही एक पे ऑक्सीडेशन है और एक पे रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा और यहाँ पर कॉपर फिर एक्वस फॉर्म, यहाँ से कॉपर निकलेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे तो हमारे पास ये होगा। देखो बाकी तो सब चीज़ सेम ही है, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है, बस हमें समझना है कि ये काम कहाँ आते हैं एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे एक कॉपर जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉपर, यहाँ से कॉपर निकलता रहेगा और यहाँ पे ऐड होता रहेगा, मतलब एक थिन होगा और एक थिक होता जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, लेकिन इसमें हम बस वो अपने आप होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होती, हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। अब देखो चलो ये तो सिंपल है, यहाँ से कॉपर निकला, इस पे ऐड हो गया, ये हमें पता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। सिंपल इसका जो प्रोसेस होता है, कैसे वर्क करता है, वो हमने समझ लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह इसका जो सेम प्रोसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह होता है, बस इसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी हमें खुद से प्रोवाइड करवानी पड़ती है, ऑटोमेटिकली खुद से नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये कहाँ यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, या केमिकल या केमिस्ट्री फील्ड में हमारे कहाँ यूज़फुल है एक्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली बड़ी कमाल की चीज़ है ये, हम इसको कोटिंग में यूज कर सकते हैं।
कोटिंग में यूज कर सकते हैं, या कोई हमें कोई मेटल अगर इम्प्योर फॉर्म में मिले उसको हम प्योर कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी से प्योर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ ये हमारे पास सेल है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी कॉपर का ही लेना हमें। मान लो जैसे सबसे पहले हम इम्प्योरिटी से प्योर, हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ज़मीन से हमने एक्सट्रैक्ट किया, हम करते रहते हैं, गोल्ड सिल्वर हम निकालते रहते हैं ज़मीन से। अब एकदम प्योर फॉर्म में तो हमारे पास मिलते नहीं, वो उनको प्योर करना पड़ता है एक्चुअली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमने ज़मीन से जो भी एक्सट्रैक्ट किया उसको मतलब हमें कॉपर चाहिए उसमें से। ठीक है, कॉपर हमें चाहिए उसके अंदर जो भी हमने निकाला है। अब उसका हम एक इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। इलेक्ट्रोड को हम एनोड की जगह रख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड को हम एनोड की जगह रख देंगे। तो और यहाँ हम तो उससे जो कुछ भी निकलेगा वो यहाँ इस जो कैथोड इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब मानो अगर हमें कॉपर चाहिए तो हम यहाँ प्योर कॉपर निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉपर निकलता जाएगा, इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। हमें सिल्वर चाहिए तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाएं और वो एकदम जो ओनली सिल्वर निकल के इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। या हमें गोल्ड चाहिए तो गोल्ड भी इस इलेक्ट्रोड से निकल के इस पे आए। तो इसका मतलब हम कोई भी इम्प्योर चीज़ है हमारे पास, ठीक है, कोई भी आइटम है जो भी हमें मेटल चाहिए वो इम्प्योर फॉर्म में है, अगर उसको प्योर करना हो तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम इसे कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग क्या होती है, जैसे हम चम्मच होती है उस पर सिल्वर की कोटिंग होती है, या किसी चीज़ के ऊपर गोल्ड की कोटिंग करनी हो, कहते हैं ना गोल्ड की कोटिंग हुई है। तो जैसे यहाँ देखो ये सिल्वर लाइक कोटिंग है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कोई भी चीज़ के ऊपर हमें कोटिंग करनी है, उसको तो हम कैथोड में रख लेंगे। ठीक है, और जिस चीज़ की कोटिंग करनी है उसको हम एनोड में रख लेंगे। तो यहाँ से जो भी मेटल निकलेगा, आइटम निकलेगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो इस पे डिपॉजिट होगा और इस पे एक कोटिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ों के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम किसी मेटल को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको प्योर कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी चीज़ के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम यहाँ से निकलेंगे एनोड से, इस पे जाने हैं, तो क्या तो हम एकदम प्योर फॉर्म में ले लेंगे, ये थिक होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा, और जो इम्प्योर वाला वो साइड में निकल जाएगा, और जो कोटिंग है वो भी हम कर सकते हैं। ये हमारे इस केमिस्ट्री या केमिकल फील्ड में हमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ऐसे यूजफुल हमारे के लिए होता है। तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो वर्क मेथड वो समझ लिया, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है। लेकिन हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम हर एक चीज़ को टटोल के देखते हैं कि वो उसमें हो क्यों रहा है, क्या होगा, तो हम मैथमेटिकली उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं। ठीक है, तो माइकल फैराडे इन्होंने भी यही किया। इन्होंने जो भी सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने दो लॉ दिए अपने। ठीक है, अब इसमें क्या था, फर्स्ट लॉ जो था इसके अंदर, देखो हमारे पास ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, और जैसे बैटरी से कनेक्टेड हो इसमें प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, तो हमने जो कॉपर का लिया था, कॉपर का एनोड और कैथोड हमने लिया था, तो कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, या हमने करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ से कॉपर निकल रहा है और यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से जो कॉपर निकल रहा है यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो जो ये केमिकल रिएक्शन है इस पर जो करंट हम दे रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम इस करंट को बंद कर दें, जो हम दे इसको जो वोल्टेज हमने इसको अप्लाई करवा रहे हैं उसको बंद कर दे, तो ये होगा रिएक्शन? नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी रिएक्शन होगी, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसको हम एक तरीके से जो डिपॉजिट है उसको वेट लेके देख लेते हैं। ठीक है ना, जितना भी ये यहाँ से कॉपर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसको हम वेट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, कि कितना कॉपर यहाँ से निकला, किसके इक्वल होगा ये, कि किसकी प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो कितना करंट हम इसमें दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो करंट है इसमें जो इलेक्ट्रोड से हो के आ रहा है, या जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, तो हम करंट को भी देखेंगे, और कितनी देर के लिए हो रहा है। अगर मान लो
मैं ओनली 5 सेकंड तक इसको ऑन रखूं तो ये केमिकल रिएक्शन केवल 5 सेकंड तक होगी, और अगर इसको हम 10 सेकंड के लिए ऑन रखें तो ये 10 सेकंड के लिए होगी। तो ये टाइम पे भी डिपेंड करेगी। तो जो भी वेट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जो भी ये केमिकल रिएक्शन हो रही, तो किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे, और कितने टाइम तक लिए मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, उस चीज़ पे। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है, सिंपल। फैराडे का जो सेकंड लॉ था उसको देखते हैं। जो सेकंड लॉ दिया था वो देखते हैं। वो भी ऐसे दिया था, मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिल्वर की इलेक्ट्रोड लग रही है, ठीक है, और ये इसके सॉल्यूशन में सिल्वर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ हमने वापस कॉपर का ले लिया। अब हमने क्या किया है, इन दोनों को एक ही बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इन दोनों को एक ही बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सेम बैटरी से दोनों, मतलब दोनों के अंदर सेम बैटरी से ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में डिप्ट है ये, ठीक है। ये AgSO4, ये CSO4। तो उन्होंने कहा कि जो इनमें जो डिपॉजिट होगा, जो वेट है, जो यहाँ से मतलब Ag+2 निकल के इस पे जमा होगा, और यहाँ पे जो Cu+2 निकल के जो यहाँ जमा होगा, यहाँ डिपॉजिट जो होगा, क्या वो सेम होगा? क्योंकि हम वोल्टेज तो सेम ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में इक्वली वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में जो डिपॉजिट है, ये जो यहाँ से जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्वस फॉर्म में निकल के यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है, जो मेटल है, वो सेम होगा दोनों में? नहीं, क्योंकि दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दोनों की जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो अलग है, ठीक है। तो सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कुछ इनका अलग है। तो इनमें अगर हम सेम, ये अलग सॉल्यूशन, अलग ये एक अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और एक ये अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पर दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों में जो है वो, हम अगर सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दोनों में अलग अलग होगा, दोनों में अलग अलग डिपॉजिट होगा, दोनों में सेम नहीं होगा, ठीक है। ये था उनका फैराडे का सेकंड लॉ। अब इसमें क्या बात आती है कि इसमें जो चार्ज है, मोस्टली हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से अगर +2 निकल के जा रहा है और यहाँ पर +2 इसको मिल जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में +2 निकला, रिडक्शन में +2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कुल मिला के किसका खेल हो रहा है? सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को एक मैथमेटिकली एंगल देने के लिए, ताकि हमारे के लिए सब कुछ समझना ईजी हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए, कि हम जो भी बात करेंगे हम एटलीस्ट मोल पे बात करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट हम मोल के ऊपर बात करेंगे। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, एक मोल में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक मोल में होते हैं। जैसे 1 kg या 1 डजन में हमारे पास 12 चीज़ होती है, ठीक है, 1 डजन बनानाज, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, 12 बनानाज हैं, ठीक है। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.62 × 10⁻19, ये इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास समथिंग 96487 ये हमारे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है, इस चार्ज की हमारे पास एक वैल्यू आती है, मोल। और इसी चार्ज को अगर हम सिमिलर, अगर हमारे पास कैलकुलेशन के लिए इसको हम 96500 ले सकते हैं, ठीक है, 96500 हम इसको ले सकते हैं। और इन्होंने इसी चीज़ को फैराडे का सिंपल यूनिट दे दिया एक्चुअली, कि 1 फैराडे, मतलब इसको हम फैराडे कांस्टेंट या फैराडे हमने इसको बोल लिया, तो ये हो गया 1 फैराडे। अगर किसी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर कितने, चलो आगे बताते हैं इस चीज़ को कैसे काम करता है, लेकिन इसको हमने एक वैल्यू क्या दी थी,
1 फेराड। इसके ऊपर हम कितने में कैलकुलेशन करेंगे, मतलब अगर कोई भी कुछ भी इसके अंदर प्रोसेस होता है तो हम इसको क्या किस में लेंगे, 96500 कूलाम मोल। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे, इसको हम फैराडे भी कह सकते हैं, फैराडे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। मतलब इतना चार्ज होगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं। अब इसका रोल क्या आता है, अब देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। जितनी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उतना ही ये चार्ज होगा। ठीक है, जैसे लाइक देखो अगर Cu ये अपने पास Cu + 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कितने का हो रहा है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, उस पर कितना खेल हो रहा है, मतलब कितने का मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो होगा ये हो जाएगा अपने पास 2 फेराडे। ठीक है, क्योंकि हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब अगर यहाँ से 2 जा रहे हैं तो 2 फेराडे, अगर 3 जा रहे हो तो एल्यूमिनियम 3 है, अगर 3 जा रहे हो तो 3 फेराडे। इस तरीके से हम इस जो फेराडे कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है, इसका यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, माइकल फैराडे थे, उन्होंने ये बताया कि एक तो करंट और जो टाइम है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, उन पे अगर आप सेम चार्ज देते हो पर उनमें जो रिएक्शन होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा वैल्यू में होगी, कम वैल्यू में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो मेथड होता है वो समझ लिया कि वो कैसे काम करता है, सिंपल था। फिर माइकल फैराडे ने उसके ऊपर क्या 2 अपने लॉ दिए थे कि कैसे वो उसके अंदर क्या होता है, उस पर क्या 2 लॉ थे, वो हमने देख लिया। अब जो पूरा मेथड है, जो ये सब कुछ होता है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इसे क्योंकि इसमें से आयन स्प्लिट होंगे। ठीक है, अगर CuSO4 है तो इस Cu + 2SO4 माइनस इसमें स्प्लिट होंगे। ठीक है, तभी तो इसमें से जो ईजिली वो करंट फ्लो कर पाएगा। ठीक है, आयंस का तो सारा खेल है, इलेक्ट्रॉन्स का तो सारा खेल है। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जो सिंपल सी बात है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है, किस टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका नेचर क्या है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हम जिसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हम किस मेटल का, या हम किस मेटल का और किस टाइप का हम इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ले रहे हैं एक्चुअली, तो ये सिंपल सा इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सिंपल सा इसमें हो क्या रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एनोड पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। तो दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन जिस मेटल का हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिस चीज़ का हो रहा है वो कैसा है। ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का पूरा मूवमेंट होगा उसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें नीड है एक्चुअली, और कैथोड है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन कैथोड पे स्टेबल है या नहीं है, या एनोड पे जो हम ले रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी स्पीसीज ले रहे हैं हम, एनोड के लिए कौन सी स्पीसीज ले रहे हैं और कैथोड के लिए कौन सी स्पीसीज ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, उन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला तो ये इलेक्ट्रोड है जो अपने पास सॉल्यूशन है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो एनोड और कैथोड है, ये हम किसका ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इनका नेचर देखना हमारे के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कुछ भी हमने एनोड या कैथोड की फॉर्म में ले रखा है, या सॉल्यूशन में हमने जो भी ले रखा है, जब इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो ये अपने जो यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो कैथोड पे जो डिपॉजिट हो रहे हैं, ये बहुत स्लो होते हैं। मतलब जो ये रिएक्शन है बहुत स्लो होती है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको जो एनर्जी है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्लो होती है, मतलब इतनी स्लो होती है कि और पोटेंशियल हो जाती है इसके ऊपर। मतलब इसको हम एनर्जी दिए जा रहे हैं ऊपर से यहाँ पे
इसको एनर्जी दिए जा रही है, लेकिन यहाँ जो है धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहा है। मतलब कहने की बात ये कह सकते हैं एक्चुअली कि हम एनर्जी दे रहे हैं लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है और पोटेंशियल हो जाता है। मतलब इसके जो पोटेंशियल जितनी इसको नीड है उससे ज़्यादा भी हम इसको दे रहे हैं, पर ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि हो ही नहीं पाती है। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि हो ही नहीं पाती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो हमें इलेक्ट्रोड ले रखे हैं वो किस मटेरियल के लिए रखे हैं, उनके उस पर किस पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसको हम बाय एग्जांपल समझे, मान लेते हैं हमने एक मोल्टन मतलब नॉर्मल हमने एक NaCl लिया। ठीक है, नॉर्मल हमने एक NaCl लिया और मान लेते हैं इसको हम कैथोड और एनोड पे लेके देखते हैं इस चीज़ को। तो सिंपल सी बात है, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा और Na बना लेगा, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मोल्टन है तो सॉलिड फॉर्म, मतलब किसी चीज़ के अंदर डिप्ट नहीं है, किसी सॉल्यूशन के अंदर ये डिप्ट नहीं है। तो इस पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कैथोड वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और जो Cl होता है Cl माइनस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें Cl2 मिलती है गैस के फॉर्म में और एक हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये इसका ये एनोड हो गया। ठीक है, सिंपल। तो हमें क्या मिलता है, एक Cl2 गैस मिलती है और एक सोडियम मिलता है हमें। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो इसी NaCl को हम एक्वस फॉर्म में लेके देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो NaCl हमने मोल्टन लिया था, मतलब एक्वस फॉर्म नहीं था, कुछ के अंदर सॉल्यूशन नहीं था, नॉर्मल हमने NaCl लिया, तब कैथोड और एनोड पे क्या होता है वो हमने देखा। अब जब इसको हम एक्वस फॉर्म में करेंगे, ठीक है, इसको हमने सॉल्यूशन में डिप कर दिया, वाटर के सॉल्यूशन में, मान लो वाटर के सॉल्यूशन में इसको डिप, मतलब नॉर्मल सा है कि पानी के अंदर हमने नमक डाला, तब क्या होता है एक्चुअली वो देखते हैं। अब देखो, एक में होगा ऑक्सीडेशन और एक चीज़ पे होगा रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर Na की बात करें, सोडियम की बात करें, तो सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na फॉर्म इसको कर लेगा। ठीक है, हम एनोड पे देख रहे हैं एक्चुअली, नहीं सॉरी कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कैथोड पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो सॉरी इसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, क्योंकि पहले हम ओनली NaCl ले रहे थे तो हमें पता था कैथोड पे सोडियम होगा, लेकिन हम अब वाटर भी ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म ले रहे हैं, तो हमें पता है कि कैथोड पे कोई भी, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो हम किससे चेकआउट करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक टेबल थी, उसके अंदर वैल्यूज़ थी, उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है, सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है सोडियम की, होती है -2.71 वोल्ट की। ठीक है, अब सेकंड वन क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, H2 होगा, तो हाइड्रोजन भी होगा, कैथोड पे हो सकता है। H+ इलेक्ट्रॉन लिया इसने, हाफ H2 गैस बना ली, और हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होती है, 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0, हमने ये देखा था। ठीक है, अब इसके अंदर दो हमारे पास सिचुएशन है। अब इसके अंदर कैथोड पे कौन जाएगा, इसकी वैल्यू हम सेल पोटेंशियल से निकालेंगे। अब सेल पोटेंशियल में हमें पता है कि कैथोड पे जो वैल्यू होती है, कैथोड पे जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में जितनी हो उतना स्टेबल होता है। ठीक है, अगर 0 से नीचे होता है तो वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, लेकिन 0 से ऊपर होता है तो काफ़ी स्टेबल होता है। कैथोड में हम ये केस जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है इसकी जो वैल्यू नेगेटिव में है कैथोड के ऊपर, सोडियम की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन की पॉजिटिव मतलब 0 पे है, तो कैथोड के ऊपर वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कितना डिपेंड करती है किसी की सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। हमने अभी समझा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वही उसका हम बाय एग्जांपल समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास कैथोड पे होगी, सेल पोटेंशियल की वैल्यू से हमने पता लगाया। अब वो टेबल तो हमारी याद तो होगी नहीं, तो नॉर्मल से उसकी वैल्यू देके हम पता लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एनोड। ठीक है, दूसरी हमारे पास चीज़ होगी एनोड। एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन होगा, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन की जो वैल्यू होती है
सेल पोटेंशियल की 1.36 वोल्ट होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा वाटर, वहाँ पे एनोड पे हमारे पास दूसरी क्या होगा, वाटर। तो वाटर में हमारे पास क्या होगा, जब इसको हम जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा तो ये दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगा, O2 H में, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है वाटर की वो 1.23 वोल्ट की होती है। अब इन दोनों में से एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी है 1.36 वोल्ट, और जो वाटर की वैल्यू है वो है 1.23 वोल्ट। अब इन द एनोड के केस में देखें, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो कम होनी चाहिए, ठीक है। कैथोड के मैटर में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एनोड के मैटर में कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इन दोनों में एनोड पे किसकी वैल्यू कम है, H2O की, ठीक है, H2O की वैल्यू इसके अंदर कम है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आती है, जो O2 है, O2 इसमें एक्स्ट्रा होता है और पोटेंशियल में हो जाता है एक्चुअली। इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो और पोटेंशियल में चली जाती है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्चुअली काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर ये होगी तो ये रिएक्शन होगी नहीं। अगर हम H2O को एनोड पे लेंगे या H2O एनोड पे होगा तो ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, O2 एक एक्सट्रीम मात्रा में निकल रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम में निकल रहा है, तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन को बंद ही कर देगा, रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे ये ना लेके यहाँ ये ना जाके क्लोरीन वहाँ पे एनोड पे हमारे पास मिलता है। देखा, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड, कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस चीज़ से डिपेंड करता है। तो इसकी हम नेट रिएक्शन देखें तो हमारे पास NaCl है और H2O है, तो हमें क्या क्या मिलता है, एक तो हमें Na+ मिलता है, ठीक है, और जब हम H2O एक जो हमें गैस मिली है ये मिला है और ये मिला है, ठीक है, हमें एक गैस मिली है H2O, एक हमें क्लोरीन गैस मिली है और एक हमें OH- मिला है। ये हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। नेट रिएक्शन अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, काफ़ी ऐसे समझने के लिए, एक्चुअली इसको कोई याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने के लिए है कि नॉर्मल ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमने डाला और उससे बहुत अंदर डीप में जाके इसके अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो हमें वो सब कुछ समझना होता है, और इसमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू देखो कितनी हेल्पफुल है इसके अंदर सेल पोटेंशियल की, जिससे हमें पता चलता है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। बस समझने के एग्जाम्पल एक्चुअली, ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, ओनली समझने के लिए है। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई और उससे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। फराडे आए, उन्होंने 2 लॉ बताए कि उसमें जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, जो हम चार्ज दे रहे हैं और टाइम उस पर भी डिपेंड करता है, और अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए जो डिपॉजिट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। 2 उन्होंने फैराडे ने ये बताया था। फिर हम इसके किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और इसका नेचर कैसा है, जो भी हम इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो और फिर बाद में हमने एक एग्जांपल लेकर देखा कि एक मोल्टन NaCl लिया और एक एक्वस NaCl लिया। एक्वस में जाते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं कि कैथोड पे 2 रिएक्शन हो सकती है, एनोड पे 2 रिएक्शन होती है, लेकिन हमें चूज़ करना एक को है, मतलब होनी एक ही है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं कि क्या होती है, और उससे हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आता है। तो ओवरऑल ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा। आई थिंक समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, नॉर्मल सी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है।